या स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारा वीडियो आ गया है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 2-3 वीडियो आ चुका है, और जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ वगैरह से रिलेटेड हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब तक में जो हम इस चैप्टर में जो फॉर्मूला देखे हैं वो टोटल 3 फॉर्मूला हमने देखा है। एक फॉर्मूला हमने देखा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता था वही हमारा क्या होता था, पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, V से, दैट इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगला फॉर्मूला हमारा था I करंट इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है ना, यानी चार्ज फॉलोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। और उसके बाद एक फॉर्मूला हमने देखा ओम्स लॉ से रिलेटेड, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अभी तक हम देखें। इसके बाद इसमें देखिए इसी से एक नया फॉर्मूला डिराइव होता है W निकालने का, वर्क डन निकालने का। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे पावर से रिलेटेड तो यहाँ पर ये वर्क डन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो वर्क डन अगर हम देखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, और इसको अगर हम ऊपर नीचे टाइम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें ऐसा कुछ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से एक नया फॉर्मूला वर्क डन का बन के निकलता है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी इज नथिंग बट I, दैट इज VIT। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू VIT। ठीक है, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई क्यू। इसका भी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का ये सारा चीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं सोचा कि एक बार रिवाइज करा दूं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, हम कैसे रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज ये बल्ब है हमारे पास, ये हमारी लाइट, मरकरी लाइट वगैरह जो भी है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी चीज है, तो इसको हम किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंबाइन करने का जो है ना हमारे पास 2 रूल है। ठीक है ना, या तो हम उसको कॉम्बिनेशन, उसका कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है हो सकता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। या तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। ये 2 तरीके से हम किसी भी रेसिस्टर को या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे सपोज हमारे घर में ये 2-3-4 बल्ब लगे हुए हैं, पंखा लगा हुआ है और भी जो चीज लगा हुआ है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन, उसको जो कनेक्ट करते हैं, तो या तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है या सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब ये पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि व्हेन 2 or more resistance, when 2 or more resistance connected between 2 same point, या between same point ऐसा भी लिख सकते हैं, between same point, किसी 2 पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B। ठीक, एक कोई रेसिस्टेंस है जो इसको डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ रहा है, ये बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है जो ए और बी को जोड़ रहा है। एक और रेसिस्टेंस है जो इसी ए को जोड़ रहा है, यानी कोई दूसरा रेसिस्टेंस है, उसका भी एक एंड जो है इसी ए पे है और इसका दूसरा एंड भी कहां है, बी पे है। एक और कोई रेसिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है, जो जिसका एक एंड बी पे है और एक एंड ए पे है। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ये नहीं है कि सर इसका तो ये एंड यहाँ पे, नहीं, एंड तो असल में रेसिस्टर का यही है, लेकिन इस एंड को जो जोड़ा गया है बी से वो एक वायर से जोड़ा गया है, यानी कि बी और इस एंड तक के बीच में कोई भी दूसरा चीज नहीं है, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस नहीं है, ये क्या है, सिंपल वायर है। तो अगर हमने वायर से जोड़ा है तो हम बोलेंगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ आर कॉमन, यानी कि यहां से यहां तक कोई एक सिंगल ही पॉइंट है, ठीक है, और यहां से यहां तक भी एक सिंगल पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसका एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे, इसका भी एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे, और इसका भी एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारे का एक एंड जो है
एक एंड जो है सबका कहाँ पे है, ए पे है, और दूसरा एंड जो है वो कहाँ पे है, बी पे है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब कोई अगर मुझे कहेगा कि सर हमारा एक है ये एक, कोई एक रेसिस्टेंस ऐसा है और कोई एक दूसरा रेसिस्टेंस है सर, मान लीजिए कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, क्या हम इसको पैरेलल बोलेंगे? बिल्कुल पैरेलल बोलेंगे। क्यों पैरेलल बोलेंगे? तो देखिए इस रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है ये वायर के थ्रू इस जगह पे जुड़ा है जिसका हम नाम ए रख सकते हैं। ठीक। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो वायर के थ्रू इस वाले पॉइंट पे जुड़ा हुआ है जो कि हम बी बोल सकते हैं। तो इसका भी एक एंड इस बी पे है और एक एंड ए पे है, और इस रेसिस्टेंस का भी एक एंड कहां पे है, ए पे है, और दूसरा एंड कहां पे है, बी पे है। तो ये भी पैरेलल में है। ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ये नहीं है। वायर किसी भी तरीके से घूम के जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं तो इसका एक एंड अगर बी पे गया है और इसका भी एक एंड बी पे गया है तो इन दोनों के इस एंड के बीच में कोई तीसरा रेसिस्टर या तीसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात। अगर हमने इन दोनों पॉइंट को कहा है कि ये दोनों पॉइंट इस बी पे कॉमन है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी ये एंड और ये एंड अगर कॉमन है तो इस बीच में कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पैरेलल है। ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब जब किसी दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ये वायर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल है दोनों। ठीक। सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं। ठीक। इसमें एक रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के दूसरे एंड पे जुड़ा होगा, लेकिन दोनों का जो कोई दूसरा एंड होगा, जो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये रेसिस्टर है एक, इसका एक एंड ए जो है यहां पे है और दूसरा एंड बी है, तो इसका दूसरा एंड बी जो है किसी दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से जुड़ रहा है, यानी ये वाला एंड दोनों का कॉमन है। बट इसका जो थर्ड वाला, इसका जो ये वाला एंड है इस एंड से नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना। इसका ये वाला एंड सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई बैटरी लगी हुई है उससे जुड़ गया है। ठीक। और इसका ये वाला एंड सपोज कर लीजिए कि कोई एक और रेसिस्टर लगा हुआ है उससे जुड़ गया है। तो ध्यान से देखिए कि इस रेसिस्टर का और इस रेसिस्टर का तो एक एंड जो है वो एक एंड तो कॉमन है, बट दूसरा वाला ये वाला एंड दोनों का कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला एंड किसी बैटरी में चला गया और ये वाला एंड किसी दूसरे रेसिस्टर में चला गया है। तो वैसे सिचुएशन में इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या है, एक कोई रेसिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका जो ये वाला एंड है किसी दूसरे रेजिस्टर से ऐसे जुड़ा, बट ये वाला एंड आना चाहिए था, इसके साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन इस एंड से अब कोई तीसरा रेजिस्टर ऐसे जुड़ गया है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ये हमारा है पैरेलल, पैरेलल, और ये हमारा क्या है, सीरीज है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए ये दोनों तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। ठीक। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इन सब का जो टोटल इफेक्ट होता है, टोटल इफेक्ट मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये तीन रेसिस्टेंस है, तीन रेसिस्टर है जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये तीनों कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट, तीनों मिला करके कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा होगा सर्किट पे। तो तीनों के बदले में अगर इन तीनों को हटा करके कोई एक सिंगल रेसिस्टर लगा दें जो इसके बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जो इसके बराबर करंट को कंट्रोल करे, तो उसी जैसे सपोज ये तीनों के बदले में हम एक सिंगल रेसिस्टर ऐसा लगा देते हैं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये जो सिंगल रेसिस्टर जो इन तीनों के बराबर का काम करेगा उस सिंगल रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि इन तीनों के बदले में एक लगाना है। ठीक है ना। अब वो कितना उसका वैल्यू होगा वो पता करने के लिए अब हम जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक है ना, कि उसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि जब पैरेलल में रेसिस्टर जुड़ा हुआ होगा तो उसका कॉम्बिनेशन यानी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, और जब सीरीज में जुड़ा हुआ होगा तो उसका इक्विवेलेंट, जैसे ये तीन रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम तीन ना लगा करके सिंगल एक लगाना चाह रहे हैं, इन तीनों के बदले में कोई एक लगाना चाह रहे हैं और वो एक अकेला इन तीनों के बराबर में काम करेगा, तो इस अकेले रेसिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टर बोला जाएगा। ठीक है। तो अब हम उसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि कैसे वो चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जब कोई भी डिवाइस पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे तीन रेसिस्टर था जो तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ था, तो ये क्या है कि असल में इन तीनों का एक एंड ए पे है, दूसरा एंड बी पे है। ठीक है ना। तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा वो सेम होगा। जब
कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है तो पैरेलल में जुड़ा होने पर जितना भी डिवाइस जुड़ा हुआ है, जितना भी रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, सबका जो दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? जाहिर सी बात है कि भाई ये रेसिस्टर का भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, इसका भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, इसका भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। तो असल में दोनों के इसके अगर हम एंड का मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे बोलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हम बता रहे हैं। तो ए और बी का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके लिए बताएंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस द एंड पॉइंट, जबकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। एक मिनट, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। अगर हमारे पास ये कोई रेसिस्टर है ऐसा कुछ, ये सब का सब कहां है, सबका एंड कहां है, ए और बी पे है, ठीक है। तो जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, उतना ही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों का एक एंड ए पे है और दूसरा एंड बी पे है, ठीक है ना। तो जितना ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी, वही इसके अक्रॉस भी, वही इसके अक्रॉस भी, क्योंकि तीनों का एंड पॉइंट ए और बी पे है, ठीक है। लेकिन करंट तीनों में अलग अलग होगा। सपोज कर लीजिए कि यहां से एक कोई करंट आई, ठीक है, यहां पर कोई करंट आया है यहाँ पे। जब यहाँ पे वो करंट पहुंचेगा तो उसको तीन रास्ता दिखाई देगा, उसको ये रास्ता भी दिखेगा, ये रास्ता भी दिखेगा और ये रास्ता भी दिखेगा। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ लोग आए और कुछ लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो उसको पता चला कि इस बी पे जाने के लिए तीन रास्ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ने क्या किया, इस रास्ते को अपना लिया, कुछ ने क्या किया, इस रास्ते से चले गए कुछ लोग, और कुछ लोग इस रास्ते से चले गए। तो मतलब तीनों में अलग अलग करंट होगा। इसमें करंट हो सकता है I1, इसमें करंट हो सकता है I2 और इसमें करंट हो सकता है I3, यानी तीनों रेसिस्टर के अलग 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 करंट होगा। अब किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग आएंगे और जब उसको तीन रास्ता दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग उस रास्ते से जाएगा जो सबसे आसान हो, जिसपे कम रुकावट हो, जिसपे कम कुत्ते बैठे हो, जिसपे कम डाकू बैठा हो, उस होकर के ज्यादा से ज्यादा चार्ज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस रास्ते पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में जिसका सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उससे होकर के चार्ज ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से उससे होकर के करंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब जिसमें सबसे ज्यादा रुकावट मतलब सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, उससे सबसे कम होकर के करंट जाएगा। सीधी सी बस इतना समझना है, जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उसमें उतना ही कम होगा, ठीक है। ये पैरेलल की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या है कि सबका जो है ना एंड पॉइंट कॉमन पॉइंट पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा। ये होगा V1, ये होगा V2 और ये होगा V3। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन एक बात जो इसमें सही है वो ये है, जो सेम है वो ये है कि अगर यहां पर कोई करंट आया है तो अब भले ही तीनों पे कुछ भी रुकावट है उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रेसिस्टेंस उससे मतलब नहीं है, ये सारी की सारी करंट को इससे होकर के हर हाल में जाना ही है। तो इन तीनों रेसिस्टर में सेम करंट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेचारे के पास एक ही रास्ता है और उसी से होकर के जाना है। तो तीनों रेसिस्टर में करंट सेम रहेगा। सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज अलग होगा, जबकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। अब इस पे बेस हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अरे यार ये तो मिटा ही नहीं रहा है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा भिंगा देता हूं। इसको भी निकालते हैं हम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अरे यार, कोई सूखा हुआ कपड़ा है क्या? ठीक है, कोई नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो रेजिस्टर है, और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए R1 है इसकी वैल्यू, और ये कोई दूसरा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू R2 है, और इसको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। ठीक है ना, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला एंड पॉइंट यहाँ ए पे और ये पॉइंट बी पे। ठीक है ना, इस तरह से। तो दोनों क्या है, दोनों का एक एक एंड पॉइंट यहाँ पे है और ये वाला एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। और इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर किसी बैटरी से, किसी सेल से ऐसा जोड़ दिया। ये मान लीजिए इसका वोल्टेज V है। ठीक, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस पूरे इन दोनों को हटा करके कोई एक सिंगल लगाना चाह रहे हैं, कोई एक सिंगल लगाना चाह रहे हैं जो इन दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उस सिंगल रेसिस्टेंस को ही हम R इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वोल्टेज क्या है, V है। ठीक, ऐसा कुछ। यहां से करंट मान लीजिए कि I चला होगा। ठीक है, और यहां से जो करंट गया होगा यहां भी वही I गया होगा, क्योंकि इन दोनों के बराबर इफेक्ट इसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये R इक्विवेलेंट इस R1 और R2 के टर्म में इस R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए सिंपल, जब यहां से ये करंट I यहां पे आएगा, ठीक है, तो जब यहां पे आएगा तो यहां दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर की तरफ एक अलग अमाउंट ऑफ करंट जाएगा जिसको हम I1 बोलेंगे, और इधर की तरफ एक अलग अमाउंट ऑफ करंट जाएगा जिसको कि हम I2 बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से हमने वही इन दोनों के बदले में R इक्विवेलेंट लगाएंगे तो टोटल करंट ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसके लिए देखें तो हमारे पास ये जो टोटल करंट I है ये बराबर है किसके, I1 प्लस I2 के। ठीक है, ये जो टोटल करंट I यहाँ पे आई, ये I दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। ठीक है, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लोग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस I को हम क्या लिख सकते हैं, I इज नथिंग बट यही जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम R इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल करंट को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो टोटल करंट बराबर क्या, वोल्टेज अपॉन जो टोटल रेसिस्टेंस है, इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस हमने R इक्विवेलेंट मान रखा है, तो V बाय हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों में सेम करंट है, जो आई यहां वही आई यहां, क्यों, क्योंकि इसी के बराबर इफेक्ट इसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यही कंडीशन ही R इक्विवेलेंट का। तो V बाय R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा I1। अब I1 इस रेसिस्टर में करंट है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है, V ही है। जो वोल्टेज यहां से दिया गया वही V वोल्टेज है यहाँ पे। तो हम I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I1 के लिए मतलब रेसिस्टेंस कितना है, V अपॉन R1 प्लस V2, इसके अक्रॉस भी क्या है, वही वोल्टेज है, V अपॉन क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, ऐसा कुछ। यहां पर अगर हम V कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इस V से V कैंसिल हो जाएगा और कुल मिलाकर के 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के। ये हमारा इक्वेशन डेराइव होकर के आ जाता है। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, या फिर इसको और आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हमने कुछ नहीं किया, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट था, इसको पलटा तो ये भी पलट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमें दो रेसिस्टेंस दिया हुआ होगा और उसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ये R इक्विवेलेंट पता करना है, मतलब इन दोनों के बदले में एक सिंगल रेसिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सिंपल समझिए, देखिए कह रहा है, मान लीजिए कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, ये दो सर्किट आपको दे दिया, सपोज पैरेलल ही अभी किए हैं तो पैरेलल पे ही करा देते हैं पहले। ये मान लीजिए 30 ओम है, ये मान लीजिए 20 ओम है, और ये मान लीजिए 10 ओम है, या ये दो ही कर लीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कीजिए। तो सीधा आर इक्विवेलेंट हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या निकल करके आ जाएगा, R1 R2 मतलब 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, और इससे ये कैंसिल 12 दैट इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, देखिए आर इक्विवेलेंट टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या है, 12 ओम आया। इससे एक चीज आप समझ सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था R1 और R2, आर इक्विवेलेंट उससे छोटा आया है। इसका मतलब है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा निकल के आता है। ठीक है, पैरेलल में छोटा आता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसका। अभी हम एक सीरीज का भी डिराइव करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद पैरेलल और सीरीज दोनों का कंबाइंड सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा करते हैं, फिर जाके सीरीज करवाते हैं आपको। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ये आपको दे दिया कुछ सर्किट इस तरीके से, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है इस तरीके से। यहां पर एक कोई बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए कि 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये सपोज दोनों 5 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस सर्किट में करंट कितना होगा पता कीजिए। ठीक है, आपसे करंट पूछा गया है। तो टोटल करंट पता करने के लिए हमें इसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हालांकि इसका एक और सिंपल टेक्निक है, वो भी अभी बताते हैं आपको। लेकिन ये क्या है कि पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट कितना है। यानी कि हम इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा, ये 20 वोल्ट की बैटरी, और इन दोनों के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लगाएंगे, और यहां पर वोल्टेज कितना हो गया 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट बाय आर इक्विवेलेंट कर देंगे तो हमें करंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो टोटल आर इक्विवेलेंट अगर हम पता करेंगे तो दैट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2.5। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 2.5 ओम का है। ठीक, अब अगर हमें टोटल करंट पता करना है तो टोटल करंट बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। तो V कितना दे रखा है 20 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 25, इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही होगी। नहीं समझे, ऊपर से चला गया। अरे कुछ नहीं किया यार, सिंपल ये पूरा रेसिस्टेंस था, इसके बराबर हमने आर इक्विवेलेंट पता कर लिया कि इस पूरे को हटा करके एक लगाएंगे तो कितना का लगेगा। ठीक है, तो वो हमने पता कर लिया इस फॉर्मूले से कि इस पूरे के बदले में अगर एक लगाते हैं तो 2.5 एम्पियर 5 ओम का रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास सर्किट एकदम सिंपल सी हो गई कि वोल्टेज इतना 20 हो गया, रेसिस्टेंस इतना हो गया, 2.5 का करंट निकाल लो, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करते हैं ओम्स लॉ से तो करंट आ जाता है। सिंपल सी बात, यहां से करंट निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इसको एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए यहां पर भी इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस कितना कितना होगा 20 वोल्ट। जब 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस अगर हम करंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा 20 अपॉन 5 बराबर 4 एम्पियर की करंट इधर की तरफ 4 एम्पियर, तो इधर की तरफ भी क्या हो जाएगी 4 एम्पियर, क्योंकि यहाँ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 4 प्लस 4 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 8 रहा होगा, तब तो इधर भी 4 गया इधर भी 4 गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।